हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। आज हम जो क्वेश्चंस की बात करेंगे वो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात जो हम एग्जाम में गलती कर सकते हैं, एक तो आप नोट को पढ़ना मत भूलिए। क्या है? नोट को पढ़ना। तो ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सर्वेक्षण शोध में मुक्त प्रश्नों का लाभ नहीं है? तो हम दो तरह के क्वेश्चनियर की बात करते हैं, आपको पता है। एक होता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। ठीक है ना? ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर बनता है, जैसे आपका नेट का पेपर, वो क्लोज एंडेड है, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हीं में से आपको सेलेक्ट करने हैं, है ना? आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें से आप सिलेक्ट करिए, वो है क्लोज एंडेड। लेकिन ओपन एंडेड क्या होगा? सब्जेक्टिव टाइप होगा। जैसे आपको बेसिकली लिखने के लिए देते हैं ना, सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है? तो सब्जेक्टिव पेपर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। बेसिकली आप कुछ भी लिखिए, है ना, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। तो आपको पूछा है इसमें कौन सा एडवांटेज नहीं है ओपन एंडेड का। तो पहला ऑप्शन, दे आर यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग एरियाज इन विच रिसर्चर हैज लिमिटेड नॉलेज। वे उन अन्वेषणकारी क्षेत्रों हेतु उपयोगी है ना, जिनमें शोधकर्ता के पास सीमित ज्ञान होता है। ये तो इसका एक एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप ओपन एंडेड है तो एक एक्सप्लेन कोई अच्छा करेगा तो बड़ा यूजफुल है आपको, अच्छे से बेसिकली रिसर्चर को जहाँ लिमिटेड नॉलेज है उसको और जानकारी मिलेगी। तो ये तो इसका एडवांटेज है। आपसे पूछा है कौन सा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन ईयर होगा, क्वेश्चंस होंगे, तो आपको कोई एक्सप्लेन करेगा तो और जो रिसर्चर है अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा जिसके पास लिमिटेड नॉलेज है। तो पहला ऑप्शन तो एडवांटेज है, तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है नॉट एडवांटेज। दूसरा, रिस्पोंडेंट कैन आंसर इन देयर ओन टर्म्स। जो उत्तरदाता है वो अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं, बिल्कुल। जब वो बेसिकली सब्जेक्टिव टाइप है तो ये उत्तरदाता जो होगा, रिस्पोंडेंट जो होगा, वो अपने अकॉर्डिंग आंसर करेगा। ये भी एडवांटेज है ना? तो ये भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। बार बार याद दिला रहा हूँ क्योंकि नोट एडवांटेज पूछा है। थर्ड है, दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू बी डिराइव्ड। वे व्युत्पत्ति किए जाने वाले या व्युत्पत्ति किए जाने वाले हेतु असामान्य प्रत्युत्तरों की स्वीकृति देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो असामान्य का यहाँ क्या मतलब है, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप है तो अलग अलग हो सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन के अलावा कुछ आ जाए। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो क्लोज एंडेड होगा उसमें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं उन्हीं में से वो सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ भी अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव है। तो ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है ना? क्योंकि आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी, जिस तरह से पहला ऑप्शन कह रहा था। लास्ट कह रहा है, दे आर इजी फॉर द इंटरव्यूअर एंड और रेस्पोंडेंट टू कंप्लीट। कह रहे हैं वे साक्षात्कारताओं अथवा जो प्रत्यार्थी हैं उनके लिए पूर्ण संपन्न करने हेतु आसान होते हैं, आसान नहीं होंगे बेसिकली। ये एडवांटेज नहीं है, नोट एन एडवांटेज। आसान कहाँ होते हैं? एक तो सब्जेक्टिव में तो बेसिकली रिस्पोंडेंट के लिए या इंटरव्यू के लिए बहुत डिफिकल्ट है सारी चीजें करना, आसान नहीं होते, तो ये कोई एडवांटेज नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन विल बी द डी। क्योंकि देखो एक तो आप ऑब्जेक्टिव भरवा रहे हैं किसी से, वो थोड़ा आसान है, सब्जेक्टिव में कहाँ आसान है? तो ये कह रहा है इजी फॉर इंटरव्यूअर, इजी नहीं है ये, ठीक है? तो ये कोई एडवांटेज नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी विल बी द राइट ऑप्शन। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन से हमें क्या चीजें सीखनी चाहिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते क्या हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते क्या हैं। अब कब हम इसमें कौन सी अप्रोच यूज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव या मिक्स, इस तरह के कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और इसमें रिसर्चर, रिस्पोंडेंट या सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिडक्टिव, इंडक्टिव, ये बातें भी माइंड में घूम जानी चाहिए कि क्या हो रहा है। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, पॉजिटिविस्टिक, सारी अप्रोच एक साथ जुड़नी चाहिए, तब ये क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज प्योर रिसर्च। शुद्ध शोध क्या है? प्योर रिसर्च, जिसको हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो हमने देखा है बहुत तरह की हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं। प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं हम, अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं, एक्शन रिसर्च की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं, ब्लाइंड रिसर्च की बात करते हैं, सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड की बात करते हैं, इथनोग्राफिक रिसर्च की बात करते हैं, सर्वे रिसर्च की बात करते हैं, पायलट प्रोग्राम की बात करते हैं। बहुत सारे हम रिसर्च के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, सब बातें हमारी होती है। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव,
बहुत सारी बातें होती है। तो हम शुरुआत में प्योर रिसर्च की बात करते हैं, आपको अगर पता है तो। और प्योर रिसर्च में बेसिकली एक हम कीवर्ड की बात करते हैं कि ये थ्योरी डेवलपमेंट की बात करता है, जहाँ पे सिद्धांत का विकास करना हो। और जो आपने सिद्धांत का विकास किया है या थ्योरी डेवलपमेंट की है, जरूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली अभी यूज हो। वो सिचुएशन आएगी वो थ्योरी लगाने की, तब हम अप्लाइड रिसर्च में वो अप्लाइड करेंगे या अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ थ्योरी डेवलपमेंट, नॉलेज एडिशन की बात तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिकली यूज हाथों हाथ हो जाए विदाउट प्रैक्टिकल यूज। इस तरह का ऑप्शन हमें देखना है। देखते हैं, पहला कह रहा है इट इज कंसर्न विद सर्च फॉर वे ऑफ यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज टू सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व की बात नहीं होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो अप्लाइड रिसर्च के बारे में बात करेंगे, प्योर या बेसिक रिसर्च के बारे में नहीं। इट डजंट डेवलप एंड टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज, ये कह रहे हैं डजंट डेवलप, ये तो डेवलप करता है थ्योरी की बात, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। थर्ड है द रिसर्च इज नॉट यूज टू रिजेक्ट और सपोर्ट फॉर द एग्जिस्टिंग थ्योरीज अबाउट सोशल फिनोमिना। ये कह रहा है सपोर्ट, रिसर्च ये सपोर्ट नहीं करती है ना। नोट यूज टू रिजेक्ट और सपोर्ट द एग्जिस्टिंग थ्योरीज, उसको तो करेगा, क्योंकि बात जब थ्योरी की हो रही है, थ्योरी डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो उसको तो सपोर्ट करता है ये कि ये ठीक है कि नहीं रिजेक्ट करने में और सब। ये नोट आ गया तो ये भी ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में गलत है ना। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन बच ये गया, ये कह रहा है इट इज ऑल्सो called basic research। बिल्कुल, it is concerned with quest for knowledge and knowing more about phenomena without concern for its practical use। बिल्कुल जो हम बात कर रहे थे, ये ऑप्शन आ गया राइट ऑप्शन। इसके मूल शोध में कहा जाता है, इसे मूल शोध भी कहा जाता है। यह ज्ञान की खोज और घटना के व्यवहारिक उपयोग की चिंता किए बिना कि इमीडिएट यूज हो जाए, ऐसा चिंता नहीं है, उसके बारे में अधिक जानकारी जानने से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी विल बी द राइट ऑप्शन। तो अब मैं आपको इतने आराम से सारी चीजें बता रहा हूँ कि क्या क्या बेसिक चीजें आपको सब पता होनी चाहिए, भागा दौड़ नहीं करनी है। इस क्वेश्चन से बहुत सारी, इस क्वेश्चन से कम आप प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है। चलो, राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च द वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड द इन्वायरमेंट इज एज कंट्रोल्ड एज पॉसिबल। कह रहा है अवलोकनात्मक अनुसंधान में चरों के में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित प्रक्रिया में किया जाता है। आप एक बात बताइए, जब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी का अवलोकन करते हैं ना, तो वो नेचुरल कंडीशन में करते हैं, है ना, कि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, ऐसे बोलते हैं ना कई बार। तो किसी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसमें आप किसी भी तरह की हेरफेर नहीं करते, आप सिर्फ नेचुरल कंडीशन में जैसा होता है वो उसका अवलोकन कर रहे होते हो। तो ये गलत हो गया। ये कह रहा है इन ऑब्जर्वेशन रिसर्च द वेरिएबल आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड, वेरिएबल किसी भी तरह से मैनिपुलेटेड नहीं होता है, और ना यहाँ पे एज ए कंट्रोल्ड, जो इन्वायरमेंट में कंट्रोल्ड, जो बेसिकली ऐसा होता है ना जब लैब में करते हैं कंट्रोल्ड, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का मैनिपुलेटेड या कंट्रोल नहीं है, बेसिकली हम नेचुरल कंडीशन में ही उसको करते हैं, तो ये गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च अलाउ यू टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी एक्सट्रानियस फैक्टर। ये कह रहा है कि अवलोकनात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारणों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। जब हम कोई चीज़ को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, नेचुरल सेटिंग में कर रहे हैं, तो किस तरह से हमें वो अलाउ करेगा, एलिमिनेट करेंगे? नहीं अलाउ कर रहा, ऐसा तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। तो ये भी हम कहेंगे बिल्कुल गलत है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, और इस क्वेश्चन से आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में सीखना है इनडायरेक्टली, कि ऐसा जस्ट ये जो बातें कह रहा है बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ज़्यादा सूट करती है, ऑब्जर्वेशनल को नहीं करती है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे। और आपको अगर सब चीज़ें ठीक लग रही है कि इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, है ना, तो मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करें। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए कि हमारी ये क्लासें हैं। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द रिसर्चर बिकेम ए पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स और पीपल अंडर रिसर्च एंड ऑब्जर्व देम। किस प्रकार के शोध में शोधकर्ता शोधांतर्गत विषयों या लोगों के समूह का भाग बनकर उनका परीक्षण करता है? अगर आपको ये याद आया हो, तो ये हम बात करते हैं इथिनोग्राफिक रिसर्च में, यानी कि निर्जातीय वर्णन या निर्जातीय शोध में,
बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको पता है कि ये जो रिसर्चर है, बेसिकली ये एक रिसर्चर है, एक शोधकर्ता, ये इस ग्रुप के कल्चर वगैरह को जानने की मान लो कोशिश करता है। यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं मान लो, और इन लोगों के ग्रुप के कल्चर वगैरह की जानने की कोशिश करता है, तो ये इनके साथ रहता है, इनको अच्छे से सुनता है, इनको ऑब्जर्व करता है, इनके बिल्कुल इनके जैसे ही रहना शुरू कर देता है वो। तो बेसिकली इसको कहते हैं इथिनोग्राफिक रिसर्च, निर्जाति वर्णन शोध। इंपॉर्टेंट है, और ये कैसी रिसर्च है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्योंकि कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव है, कौन सी क्वांटिटेटिव है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक शोध है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेसिकली सैम्पलिंग से लिया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। इनमें इस क्वेश्चन में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स द सैंपल इज आल्सो नोन एज एन एक्सीडेंटल सैंपल एंड ए हैफेजार्ड सैंपल। निम्नलिखित प्रतिचयन विधियों में से किस में प्रतिदर्श को एक संयोगिक और अव्यवस्थित प्रतिदर्श कहा जाता है। आपको अगर यहाँ पे कुछ याद आ रहा हो तो हमने सैम्पलिंग के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे दो तरह को हम ब्रॉडली बात करते हैं, प्रोबेबल सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग के बारे में बात करते हैं। प्रायिकता और गैर प्रायिकता सैम्पलिंग, और फिर इसको हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं कि कौन कौन सी जो मेथड है वो प्रोबेबल में आएंगे और कौन कौन से हम नॉन प्रोबेबल में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं वो लिख के बताना। और आपको एक क्वेश्चन का और आंसर करना है, अगर आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए तो सब लोग करना, कि प्रोबेबल में हम पॉजिटिविस्टिक अप्रोच लिखेंगे या फिर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि जो प्रोबेबल सैम्पलिंग होती है, प्रायिकता नमूनाकरण होती है, उसमें पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की बात करते हैं या पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की, ये आपको बताना है कौन सी अप्रोच लागू होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है, तो प्लीज इसका आंसर करना। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है ये एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग है बेसिकली, है ना। कौन सी है ये, सुविधा अनुसार प्रतिचयन है, इसका राइट ऑप्शन डी है। अच्छा क्वेश्चन है, और सैम्पलिंग से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और ये टॉपिक कभी छोड़ के मत जाना, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथियों को भी मदद मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले।